जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टॉप 15 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये आपका पेपर जो है 2021 का पेपर है, जिसमें हम इसके टॉप 15 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने वाले हैं कि कौन कौन से 15 क्वेश्चंस हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको कंप्लीट, जैसे सिर्फ क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल है, तो चाहे इंग्लिश या हिंदी जो भी मीडियम के लर्नर्स हैं आपको इजीली क्वेश्चन को समझ में आएगा। मैं इसको अच्छे से समझा करके कैसे हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को डील करते हैं उसके ऊपर भी हम जो है ड्यूरिंग टॉपिक लेक्चर उसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले अगर पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको एक बार प्रेस कर देंगे हो जाएगा। इसके साथ ही बगल में उसके बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी कोई नई वीडियो रिलेटेड टू सीटेट, यूपीटेट, केवीएस या बीएड भी अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है चाइल्ड डेवलपमेंट इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स एंड ग्रोथ, पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड चेंज टेकिंग प्लेस फॉर फिल इन द ब्लैंक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है मतलब बाल विकास है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स से फिल इन द ब्लैंक्स तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक ब्रॉड टर्म है। अब ऑप्शन भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला है बर्थ और मिडिल चाइल्डहुड, मतलब जो पहला ऑप्शन है उसमें बर्थ या मिडिल चाइल्डहुड, जन्म या फिर आपका जो माध्यमिक बाल्यावस्था है, बर्थ या एडोलेसेंस, कॉन्सेप्शन या मिडिल चाइल्डहुड या कॉन्सेप्शन या एडोलेसेंस। तो अब देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, अब यहाँ पे एक चीज़ कह दिया है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट हमेशा एक ब्रॉडर टर्म होता है, ठीक है। डेवलपमेंट हमेशा एक ब्रॉडर टर्म होता है, जबकि ग्रोथ आपका जो है ये डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाता है, ये उसका एक पार्ट होता है। सबसे पहली चीज़ इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिएगा। जब भी डेवलपमेंट की बात करेगा तो डेवलपमेंट हमेशा क्या होगा, बड़े में होगा, मतलब कि उसमें सारे आयाम मिले होंगे इंक्लूडिंग ग्रोथ। क्लियर। तो डेवलपमेंट हमेशा हम जब भी लेंगे तो एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट में लेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अब जहाँ तक बात है कि ये कह रहा है कि जो ये चेंजेस हो रहे हैं वो कब से कब तक होते हैं, तो जब भी बात आती है ग्रोथ की तो ग्रोथ कब होती है, जब बच्चा जो है गर्भ से लेकर के एक एज वहाँ पर डिसाइड हो जाती है, उसी की बात है। तो यहाँ पर उसी पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ और जो चेंज हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ कि बर्थ से नहीं उसकी ग्रोथ होती है कभी भी। जब भी डेवलपमेंट होता है तो बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तब से ही शुरुआत हो जाती है। तो इसका मतलब है जब वो गर्भ धारण होता है कॉन्सेप्शन, तो जिसमें जिसमें बर्थ है वो ऑप्शन तो पहले ही हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट के 2 ऑप्शन बचते हैं उसमें है कॉन्सेप्शन और मिडिल चाइल्डहुड। तो आपको पता है मैच्योरिटी आने तक, एडोलेसेंस तक हम मानते हैं कि जो फिजिकल ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हम कॉन्सेप्शन और एडोलेसेंस की बात करेंगे कि गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक जो है ये आपकी प्रक्रिया चलती है। और अगर डेवलपमेंट की बात करी जाए तो डेवलपमेंट हमेशा कॉन्सेप्शन से लेकर के डेथ तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, मृत्यु तक आपकी जो है वो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। और ग्रोथ है तो ग्रोथ अप टू मैच्योरिटी या फिर एडोलेसेंस तक हम इसको करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। प्रोग्रेस एंड पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली। अब कह रहा है कि भाई बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति की सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो ये बात तो सही है। अब देखिए प्रोग्रेस है मतलब कि उसका विकास है, बच्चे का विकास किस हिसाब से होगा ये तो किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि वो सही तरीके से भी हो, और डेवलपमेंट किस हिसाब से होगा अब आप ये तो नहीं बता सकते ना कि विकास है, इस बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होगा बहुत ख़राब से होगा। उसको हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं कि किसका विकास किस तरीके से होगा, कितना तेज़ी से होगा। तो पहला वाला तो ऑप्शन ठीक है, फिर भी हम सेकंड देखेंगे। और ये एजर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। एजर्शन का मतलब स्टेटमेंट दिया है, अब पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर सेकंड उससे इंक्लूड करेगा तभी ये आपका सही होगा। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चेंज। नाउ इसने जो ऊपर
कथन दिया हुआ है, एजर्शन दिया है, उसका यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो देखिए रिलेट कर रहा है कि जिस विकास के मार्ग की यहाँ बात कर रहा है कि जो आप पूर्वानुमानित तरीके से नहीं बता पाएंगे, वो क्यों नहीं बता पाएंगे, तो इस क्यों का जवाब इसमें दिया है क्योंकि अलग अलग जेनेटिक फैक्टर या अनुवांशिकी या हेरिडिटी फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण से ऐसा होता है कि सबके जीन्स अलग अलग हैं, सबका परिवेश, सबका माहौल अलग अलग है। तो ये समझ में आ रहा है कि जो एजर्शन है उसका ए जो है, जो रीज़न इन्होंने दिया है वो सही रीज़न दिया है, इसका मतलब दोनों हमारा सही है। अब ऑप्शन देखते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो बिल्कुल सही बात है कि दोनों ए और आर ट्रू हैं एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपको अगर ये सही है, समझ में आ रहा है, तो आप जो है इसके साथ ही जाएंगे और यही ऑफिशियल आंसर भी है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो याद रखिएगा एजर्शन और रीज़न के क्वेश्चन में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताती हूँ और हर बार ये चीज़ करती हूँ ताकि एग्ज़ाम जब आप दें तो इतना आपके दिमाग में प्रैक्टिस हो कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल गलत ना करके आएँ। ठीक, पहला जो एजर्शन देगा, कथन देगा, जो रीज़न देगा, अगर उस कथन के वाई को उसमें सेटिस्फाई किया हुआ है तभी आपका दोनों सही होगा। ठीक, तो हमारा पहला ही सही है, उसके बाद ए एंड आर आर ट्रू, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करा तो ऐसी कोई बात नहीं है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो ये तो हमारा ऑप्शन हट जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए बिल्कुल सही है। अब समाजीकरण से, जिससे हर बार प्रश्न पूछता है, समाजीकरण क्या है? सिंपल प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन कस्टम्स एंड रिचुअल ऑफ द सोसाइटी, समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। अब मैनी लर्नर्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनको लगेगा भाई समाजीकरण में यही तो हम करते हैं कि रीति रिवाज और को पारित करने की एक प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया है। चलिए सेकंड देखते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट मैनर। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों रूपों में होती है। अब ऑप्शन के अंदर ही कभी कभी ना हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है, जैसे कि अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े हैं तो यहाँ इन्होंने एक सरल प्रक्रिया के रूप में बताया है और यहाँ इन्होंने उसको जटिल प्रक्रिया के रूप में बताया है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि कभी भी सोशलाइजेशन एक सिंपल प्रक्रिया नहीं होती है, सामाजिकरण एक सरल प्रक्रिया नहीं होती है। तो अगर आप इसके साथ जाते हैं, क्योंकि हम पास ऑन तो करते हैं, ये बात सही है, किंतु ये कभी भी सरल प्रक्रिया नहीं होती है, तो ऑप्शन 1 आपका ऐसे ही गलत है। सेकंड अभी तक ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, लीनियर प्रोसेस दैट हैपेंस इन एन ऑर्डरली मैनर। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर आपको समझ में आया कि वो सिंपल तो है नहीं, जब सिंपल नहीं है तो वो लीनियर कैसे हो सकती है? लीनियर का मतलब एक सीधे क्रम में चलने वाली, अब इसी लाइन में सब चल रहे हैं, तो सामाजिकरण ऐसे थोड़ी ना होता है, वो कभी भी रेखीय रूप से नहीं चलता है, कभी कभी बहुत तेज़ी से होता है, कभी कभी धीमे गति से समाजीकरण होता है, तो ये रेखीय नहीं है। इस कारण से ऑप्शन सी भी हमारा जो है ये गलत है। फॉर्मल प्रोसेस दैट इज़ प्लान बाय फैमिली ओनली, तो ओनली जहाँ भी लग जाए उस क्वेश्चन में तो बिल्कुल कान और आँख दोनों एकदम, जैसे अभी मैं बता रही हूँ तो आप कर रहे हैं, अदरवाइज़ पढ़ेंगे तो आप ही क्वेश्चन एग्जाम में, तो बिल्कुल आंखों को खोल लीजिए कि ओनली कहीं भी आए तो उसको 2 बार पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ फैमिली तो करता नहीं, कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होती है और सोसाइटी, बाहर के सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस में, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो बचता कौन सा? हमारा जो सबसे सही बता रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है कि दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट का मतलब है कि जो सामने से दिखाई देता है, कभी कभी हमको सामने से लोग सिखाते हैं, और कभी कभी कोवर्ट अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से भी हम चीज़ों को सीखते हैं, कोई हमको बताता नहीं है, बट हम सामने वाले को देखते हैं कि मम्मी ऐसे कर रही हैं, पापा ऐसे कर रहे हैं, तो हम भी वो चीज़ वैसे करते हैं। तो ये भी तो समाजीकरण का ही पार्ट है। ठीक, भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ना, ठीक, ये सिखाया भी जाता है, कभी कभी देखते भी हैं, मंदिर में जाते हैं, किस प्रकार से रीति रिवाज चल रहे हैं उनको हम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर चिल्ड्रन हु आर इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इतना पढ़ते ही अगर पियाजे की थ्योरी पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ना जब आप पढ़ाई करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं कि जैसे मैंने आपको कहा है कि आप रोज़ कम से कम 1 घंटा ही देंगे तो भी आपका पेपर में 130 140 प्लस ईजिली आ जाएगा। बट उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, जिसकी हमने बात करी। कंसिस्टेंसी के साथ साथ जैसे जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया तो वहाँ पे आप 60% काम कर जाते हैं। ऑप्शंस को फिर एलिमिनेट करना दूसरा काम होता है। तो पहली चीज़, जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए, अगर आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है,
इन केस कि पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आई कि भाई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पियाजे की थियरी में आता है, तो उनको ज़रूरत है पहले अपनी थियरी को एकदम सही करने की। जी हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, तो पहले उस थियोरेटिकल पोर्शन को कवर करिए जिस थियरी का है, एक एक करके कवर करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके पास टाइम है, ठीक। तो उसको कवर करिए, उसके बाद क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद ब खुद आंसर कर लेंगे, ठीक। और जब ये हो जाए तो फिर हम सीखेंगे कि किस तरीके से, इसीलिए जितने भी वीडियोस हैं वो भले थोड़े टाइम टेकिंग हो जाएं, बट आपको एलिमिनेट करना मैं सिखाती हूँ कि किस तरीके से ऑप्शन को हमको हटाना है पढ़ के। रटने का बिल्कुल भी नहीं, रोटिंग तो बिल्कुल भी मत करिए, समझ कर करिए, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और आगे भी जब आप एज अ टीचर किसी बच्चे को पढ़ाएंगे, समझाएंगे चीज़ों को, तो उसको भी वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक। तो अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को क्या करना है, अब ऑप्शन देख के पता लगेगा शिक्षिका को क्या करना है। यूज डायग्राम टू डेपिक्ट हायरार्किकल रिलेशनशिप्स, पदानुक्रम। हायरार्किकल का मतलब क्या होता है कि जो एक के बाद एक होते हैं ना, कि एक यहाँ पे हो गया, फिर एक उसके नीचे हो गया, फिर ऐसे ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। तो उनको पिक्चर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से बताना चाहिए इस चीज़ को बच्चों को, ठीक। तो ठीक है, डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, बट बच्चे जो है वो क्या है, हो सकता है उसके माध्यम से उतना अच्छे से ना समझें, तो ठीक है, इस ऑप्शन को हम लेकर चलते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसी निगेटिव बात नहीं कही गई है। प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर हाइपोथेटिकल थिंकिंग। हाँ, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दिया है, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि यहाँ से बच्चे के अंदर लॉजिक, हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव रीजनिंग का जो है वो स्टार्टिंग हो चुका है, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को ध्यान रख सकता है। तो प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर हाइपोथेटिकल थिंकिंग, परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। तो ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका गलत नहीं है क्योंकि बच्चे के अंदर उसका डेवलपमेंट है, तो अब बच्चा सोच सकता है। अवॉइड प्रेजेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, क्या टीचर को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को प्रेजेंट करना अवॉइड करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है यहाँ पर, क्योंकि अब क्वेश्चन में आइए, क्यों, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में आपको दिया है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अगर यही आपका सेंसरी मोटर देता, प्री ऑपरेशनल देता, तब ये आपका आंसर सही हो जाता, बट दिया क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल, तो वहाँ पे तो बच्चे के अंदर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन यहाँ पर फिट नहीं है। लेकिन पहला भी सही है, दूसरा भी अभी तक सही है, सिर्फ तीसरा हमें गलत मिला है। गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड रीज़न साइंटिफिकली, ये भी बिल्कुल सही बात है कि भाई बच्चे को हम अपॉर्चुनिटी देंगे अधिक से अधिक समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क करने के मौके मुहैया करवाना चाहिए। हाँ, तो फोर्थ भी सही है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन दिया है, हाँ, तो इसीलिए ऐसा दिया क्योंकि इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ही है जिसको कि हमें निगेटिव लगा, जो हमने इसको हटाया है, जिसमें लिखा है कि बच्चे को आप नहीं देंगे। इसका मतलब आंसर आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि 1, 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 जिसमें है वही आपका सही हो जाएगा। किसमें है आपका 1, 2 और 4, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। तो आपको भी ऐसे ही पढ़ करके करना है, आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है, तो उसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, और ये अब एकदम ध्यान रख लीजिए कि जो आपका सीबीटी मोड में पेपर हो रहा है ना, उसमें ये लोग ऐसे ही क्वेश्चन की भरमार लगाए पड़े हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आपकी आंखें थके और आप जो है न कर पाएँ, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस के थ्रू आप इस चीज़ को निश्चित अचीव कर लेंगे कि बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो उनमें से जो फैक्ट, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स पूछ क्या रहा है, उसको तुरंत समझिए, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को करेंगे। और बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट के चक्कर में नहीं, क्योंकि मैंने भी बिना मॉक टेस्ट मैंने तो दिया नहीं था, एक भी नहीं दिया था, ये चीज़ रियलिटी है। मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप किसी भी पेपर को सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने उसी कॉन्सेप्ट को, जो मैंने थोड़े ही कंटेंट को पढ़ा था बट उसको रिपीटेड टाइम पढ़ा था, तो वो क्या है कि बिल्कुल ऑथेंटिक सही जगह से अगर आप पढ़ रहे हैं उस स्ट्रैटेजी के साथ, तो आप अच्छे मार्क्स जो है लेकर आ सकते हैं। ठीक, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा देश भर का आप पढ़ेंगे कंटेंट इस जगह से उस जगह से तभी आपका होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सीटेट एक जस्ट आपका एग्ज़ाम है जो यहाँ से फिर उसके बाद आपको पास करके आगे जाना है, बट कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो वो आपको आगे भी सुपर टेट देंगे। टीचिंग लाइन में जाते हैं, जो भी आपका ड्रीम जॉब, जो भी आप करना चाहते हैं, वहाँ आपको निश्चित काम करेगा। तो हमेशा दूरदृष्टि रख के काम करने की कोशिश करेंगे तो कभी अपने लाइफ में आप फेलियर नहीं होंगे।
In Jean Piaget theory of cognitive development, here is one another question for Jean Piaget. Two complementary process of accommodation and assimilation are part of. अब assimilation और accommodation किसके पार्ट हैं? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया है? तो भाई accommodation assimilation हमने काफ़ी बार पियाजे की थियरी में पढ़ा हुआ भी है, और मैं कई सारे शॉर्ट्स भी डालती हूँ जिसमें मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को एक एक मिनट के अंदर कवर करती हूँ कि जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप चैनल के शॉर्ट्स में जाकर भी ना उन चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब बिल्कुल तुरंत पे, कि अगर आपको नहीं पता एकोमोडेशन एसिमिलेशन होता क्या है तो आप जाकर देखिए, निश्चित आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक ये किस चीज़ की पूरक प्रक्रिया है? तो ये तो मोस्ट ईजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से है। अब यहाँ दिया है एडेप्टेशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट मैप, एडवांस ऑर्गेनाइजर। ठीक, अनुकूलन, सीखने का निकटस्थ क्षेत्र, संरचनात्मक चित्रण, अग्रिम आयोजन। तो यहाँ बिना आप गलती किए एडेप्टेशन पे तुरंत जो है ये आपका सही ऑप्शन है। अनुकूलन के ही पार्ट में आपका एकोमोडेशन और एसिमिलेशन आता है, और ZPD तो ये आपका वाइगोस्की का हो जाएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट मैप की भी जो है ये चीज़ें दी हुई थी, और एडवांस ऑर्गेनाइजर ये है नहीं। While Piaget gives importance to fill in the blanks in children learning, Lev Vygotsky consider fill in the blanks to be important. अब Piaget और Vygotsky ने काफ़ी जगह उन लोग का मतभेद जैसे लैंग्वेज में है कि पहले थॉट आता है कि लैंग्वेज इस तरीके से चीज़ें हैं। अब अगर होती है आपको कन्फ्यूजन कि भैया कौन सा वाला सही है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे आप, वो ये करेंगे कि ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन को देखिए मैं आपको बताऊंगी अब इस क्वेश्चन में कि कैसे हटाएं जब थोड़ी कन्फ्यूजन हो। 4 ऑप्शन दिया है, पहले कौन दिया है उसको ध्यान रख लीजिए कि पहले दिए हैं पियाजे जी को, दूसरे कॉलम में हमको वाइगोस्की का भरना है। अब आ जाइए, अब देखिए पहले वाले में दिया है मैचुरेशन और कल्चरल टूल, तो ये तो ठीक है क्योंकि मैचुरेशन जैसी चीज़ें पियाजे ने दी थी, और कल्चर आपने कल्चर वाइगोस्की का थियरी पढ़ा है, SCL कल्चर उसमें है। रेनफोर्समेंट, क्या पियाजे ने कभी रेनफोर्समेंट की बात करी है? नहीं, ये तो स्किनर ने बात करते हैं रेनफोर्समेंट की। चेंज इन स्कीमा, भाई वाइगोस्की ने तो कभी स्कीमा की बात ही नहीं करी है, तो ये तो देखिए ऑप्शन आपका हट गया। अब दोबारा रेनफोर्समेंट आ गया यहाँ पे, तो रेनफोर्समेंट ये तो वाइगोस्की के थियरी में कहीं है ही नहीं, तो ये भी हट गया। ड्रिल एंड प्रैक्टिस ये होगा ही नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वाइगोस्की की थियरी है उनकी थियरी में कहीं ऑर्गेनाइजेशन जैसी कोई चीज़ नहीं बताई गई है। वाइगोस्की की थियरी कुछ जैसे थियरीज होती है ना, उनका कुछ बेसिक जिस्ट होता है। जैसे पियाजे को आपने पढ़ा तो कुछ इनके एलिमेंट्स हैं जिन एलिमेंट्स को इसमें पूछ रहा है, उनके अलावा उनके 4 जो है आपके स्टेजेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। वाइगोस्की की थियरी में क्या है, कुछ भी नहीं है उनके में, बस आपको क्या याद रखना है, SCL याद रख लिया, ZPD याद रख लिया, MKO याद रख लिया, स्कैफोल्डिंग याद रख लिया, बस उसी से क्वेश्चन आएगा और उसके अलावा कुछ नहीं। दैट इज़ अ जिस्ट। ये कॉन्सेप्ट मैप हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखिए। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो आंसर नंबर A है, क्योंकि एलिमेंट्स जो है उनमें पियाजे ने बताया है, जो आपके 4 एलिमेंट्स माने जाते हैं कि एक मैचुरेशन भी वन ऑफ देम मैचुरेशन है। उसके अलावा उन्होंने उसमें एक्सपीरियंस जो आपके अनुभव होते हैं, एक्टिविटी, उनको इंक्लूड करे थे। सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन जो आपकी संतुलन की अवस्था थी उसको भी उन्होंने इंक्लूड किया था। और वहीं वाइगोस्की किसको महत्व देते हैं, कल्चरल टूल को, ठीक है, जो सांस्कृतिक उपकरण है उसको महत्व देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आप सीख रहे होंगे कि कैसे एलिमिनेट करना है। ठीक, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट। यहाँ तो नॉट बहुत अच्छे से दिख रहा है लेकिन वहाँ दिखता नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एप्रोप्रिएट पेडागोजी टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कौन सी अच्छी पेडागोजी का पार्ट नहीं है और किसके अकॉर्डिंग, इनको भी ध्यान दीजिए। ये जिन जिन वर्ड्स को मैं रेड करती हूँ ना, जब आप अपने से क्वेश्चन को ट्राई आउट फिगर आउट किया करिए तो उसके की पॉइंट को निकाला करिए। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है, नॉट लगाया है और लेव वाइगोस्की का क्वेश्चन है। ठीक, और पेडागोजी से तो ये तो आप पढ़ेंगे। गाइडेड एक्सचेंज, निर्देशित आदान प्रदान, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस, कोलैबोरेटिव लर्निंग, रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। ठीक, अब देखिए इसमें जितनी भी चीज़ें दी हुई है वो सभी के सभी आपको ठीक दी हुई हैं। तो देखिए इसमें से किस चीज़ की बात वाइगोस्की नहीं करते हैं, तो गाइडेड एक्सचेंज। गाइडेड एक्सचेंज अच्छी चीज़ होती है। निर्देशित आदान प्रदान, अब जैसे कि हम लोग हैं तो हो सकता है कि कुछ थॉट्स का, अपने फीलिंग्स का एक्सचेंज करते हैं
टीचर भी बताते हैं हमें, तो निर्देशित आदान प्रदान होता है। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस, तो भाई डिस्कशंस तो बहुत अच्छी चीज़ होती हैं, और व्यापक चर्चाएं, जब आप चर्चा करते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं जिनमें डिस्कशंस को बेस्ट माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्लासरूम डिस्कशन बच्चों के अल्टरनेट या नेव कॉन्सेप्शन, जो उनके भ्रांतियाँ होती हैं ना, जो बचपन से वो लेकर चले आते हैं, उनको दूर करने में बहुत हेल्प करती हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो भाई वाइगोत्स्की ने तो माना है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग एक अच्छी बात होती है, बट दोहराव, रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, इसको उन्होंने नहीं माना है कि ये आपके पेडागोजी में अच्छी चीज़ है। तो व्हाट इज़ योर आंसर? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, कोरल गिलिगन। कोरल गिलिगन कौन थी भाई? तो ये आपके जो कोहलबर्ग की थियरी है उनकी जो है एक छात्रा थी, कैरल गिलिगन। इन्होंने कहा है, क्रिटिक किया है दैट लॉरेंस कोहलबर्ग थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डी वैल्यूज फेमिनिन मोरालिटी दैट एम्फेसिस। तो भाई इनका काफ़ी ज़्यादा इनका क्रिटिसिज्म फेमस भी है, जिससे क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है पेपर में भी, और जब हम थियरी को भी पढ़े हैं तो थियरी में भी हमने इस चीज़ के ऊपर चर्चा करी है। तो क्या बात है कि कोरल गिलिगन ने कहा है कि जो इनकी थियरी है ना, वो डी वैल्यू करती है, कि नारीवादी नैतिकता जो कि क्या है उस पर जोर देती है, उसको वो नकारते। अब क्या है नारीवादी नैतिकता जिसकी उन्होंने बात की है? एन एथिक ऑफ केयर, देखभाल की नैतिकता, मोरल आइडियाज़ या फिर नैतिक आदर्शों की, न्याय की नैतिकता, या सामाजिक अच्छाई की चिंता, कंसर्न फॉर सोसाइटल गुड्स। तो देखिए, जैसे कि कैरल गिलिगन जो इनकी जो है छात्रा थी, उनका मानना था कि इनके सैंपल में जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, जो इनकी थियरी थी मोरालिटी की, जो थियरी अगर आपको रिकॉल है, तो उसमें जितने भी सैंपल इन्होंने लिए थे, जिसका फेमस एक हिंस डिलेमा हम पढ़ते हैं, तो उसमें जितने भी सैंपल इन्होंने लिए थे वो सारे के सारे सैंपल कौन थे भाई? मेल सैंपल थे। तो कैरल गिलिगन का कहना था कि अगर इन्होंने फीमेल सैंपल को तो रखा ही नहीं है, अगर फीमेल होती तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते। हो सकता है कि फीमेल के केयर करने का, उनके देखने का, उनकी मोरालिटी अलग होती है। तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे इन्होंने जो है कहा है कि इनके अंदर क्या है, आपके फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव की कमी है, वो क्यों है? क्योंकि ये एथिक ऑफ केयर को नेग्लेक्ट करता है, इग्नोर करता है। इनकी थियरी किसको इग्नोर करता है? एन एथिक ऑफ केयर, देखभाल की नैतिकता। क्योंकि एक मैन जो आदमी है उसके देखने का तरीका, और एक जो फीमेल है, क्योंकि फीमेल को हम मानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से कैसी होती हैं, उनका हृदय बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है, या फिर उनके अंदर बहुत ममता होती है, जैसे हम अपनी माता को ही देखते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू को, हो सकता है कि अगर उसके जगह कोई फीमेल होती तो उसका जो है सल्यूशन कुछ और होता। तो इसको लेकर कैरल गिलिगन ने इनको क्रिटिसाइज़ किया है। क्लियर? तो एथिक ऑफ केयर इज आवर फाइनल आंसर। हार्वर्ड गार्डनर, यहाँ पे गार्डनर आ चुके हैं मल्टी इंटेलिजेंस को लेकर के। इन्होंने कहा है भाई मल्टीपल इंटेलिजेंस को, प्रपोज द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी को प्रपोज किया है, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो बिल्कुल सही बात है, कुछ गलत नहीं है। प्रपोज दैट कॉग्निटिव एबिलिटी इज अ सिंगुलर ट्रेट इन डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ नाम ही दे रहे हैं ये मल्टी, बहुबुद्धि, और यहाँ कह रहे हैं कि सिंगुलर ट्रेट है, मतलब कि एकमात्र है, सिंगुलर ट्रेट कह दिया। तो भाई ये दोनों तो ऑलरेडी कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो सिंगुलर ट्रेट की बात कहेंगे तो थियरी का नाम मल्टीपल इंटेलिजेंस कैसे हो सकता है? तो बी ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग इंटेलिजेंस एज इंटेलिजेंस कोशेंट, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इन्होंने नहीं दिया है IQ का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ये भी आपका यहाँ से गलत है, IQ का कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं दिया है। गिव एलेबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ 16 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एज पर 4 फैक्टर्स। 16 PF इन्होंने नहीं दिया, वो आरबी केटल की होती है। 16 PF एक आपका टेस्ट भी आता है, तो वो जो पर्सनालिटी को जो करती है, तो ये इनकी थियरी का नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका पहला ही है कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। क्लियर? According to the National Education Policy 2020, the emphasis of education should be on। तो NEP 2020 से लगातार क्वेश्चन आया है और आगे के में भी आएगा, ये निश्चित है। तो NEP को बिल्कुल अच्छे से कवर करिएगा। तो क्या है भाई? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल देता है, तो ठीक है, ये गलत बात तो नहीं है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल देने की बात करता है। डी कॉन्टेक्सचुअलाइज कंटेंट, गैर संदर्भित, मतलब बच्चे को कुछ भी पढ़ाएंगे बिना कंटेक्स्ट के,
तो ऐसी चीज़ तो नहीं होती है, तो पहले ही नहीं थी तो नए एनईपी में कैसे हो सकती है। रोट लर्निंग, ये तो पूरी की पूरी ये पेडागोजी ही रट रट के कह रहा है कि भाई रोट लर्निंग से दूर ही रखो बच्चे को। लर्निंग फॉर एग्ज़ाम, परीक्षाओं के लिए सीखना, ऐसा तो हमारे मास्टर जी ने भी हमको नहीं कहा कि बच्चा तुम परीक्षा के लिए पढ़ो, तो इनके में कैसे हो सकता है। तो एकदम सही ऑप्शन जो एक ही यहाँ दिया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब ये देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, तुरंत आप पढ़कर ही समझ में आ जाएगा। नेचुरल आप उस चीज़ को फील करिए कि क्या ऐसी चीज़ें सही हो सकती हैं, खुद से देखिए। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर कोई आप गलती कर रहे हैं तो आप अपने नंबर और अपनी जो आपकी जगह है, प्लेस है, पोजीशन है, वो खुद से दूसरों को दे रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक। तो ये बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इजी क्वेश्चन था। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एक बाल केंद्रित शिक्षा में लर्निंग टेक प्लेस प्राइमरली, मतलब सीखना मुख्यतः किस प्रकार से होता है। थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बाय द टीचर, शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देशन द्वारा। तो ठीक है, मान लीजिए कि अगर डायरेक्ट टीचर हमको इंस्ट्रक्शन देगा तो ये भी उतना ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि आप प्राइमरीली की बात कर रहे हैं कि जैसे आते ही, अब छोटा बच्चा है वो आया और टीचर ने तुरंत उसको इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया, चलो तुम पढ़ना शुरू करो, तो ये उतना सही नहीं है। पहले हमको इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, बच्चे के अकॉर्डिंग उसको फैमिलियर करना होगा, उस इन्वायरमेंट से थोड़ा कंफर्टेबल फील कराना होगा, तो ये उतना सही नहीं है। फिर भी अदर ऑप्शन में देखेंगे फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, कि आते ही सीधा टेक्स्ट बुक पे लग गए कि टेक्स्ट बुक में ही सारा जीवन है, टेक्स्ट बुक में ही सब कुछ लिखा है, उसी को पढ़ो। तो टेक्स्ट बुक इज़ वन ऑफ द रिसोर्सेज, वो एक मात्र नहीं है, कई उसमें एक रिसोर्स है। तो पाठ्य पुस्तक भी पढ़ाएंगे, वो ज़रूरी है, कॉन्टेक्स्ट वो बताएगा, बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, प्राइमरीली लिखा हुआ है शुरुआत में, तो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक पे नहीं आएंगे। बाय पैसिव लिसनिंग ऑफ द लर्नर, अब लर्नर को बैठा दिए और अपने ही बोले जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चे को पैसिव नहीं रखना है। तो पैसिव तो लिसनिंग हो, पैसिव बच्चा हो, वो कहीं भी अब नहीं चलने वाला, तो ये भी गलत है। बाई एक्सप्लोरेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेस, अब हमने अलग अलग सोर्सेज से क्या किया है, एक्सप्लोर किया है, ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अलग अलग सोर्सेज के थ्रू, जैसे कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ाना है तो आप जितने ज़्यादा बच्चों के टच को ले पाएंगे, टच को ले पाने का मतलब कि आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, जैसे आपको अगर गरीबी बतानी है बच्चे को कि क्या है, तो आपने बच्चे से नॉर्मली उससे कनेक्ट किया कि अच्छा तुम सब्जी लेने कौन कौन जाता है मम्मी के साथ, ये बताओ, अच्छा तुम ऐसे जाते हो, तो पहले बच्चे को उस टॉपिक से कनेक्ट करेंगे। और कनेक्टिविटी हमेशा डाइवर्स सोर्स से होगी, क्योंकि क्लास में आपके बच्चे भी डाइवर्स हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजर्शन और रीज़न का फिर से आ गया है। देखिए बहुत ऐसे लर्नर्स हैं जिनको एजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन से बहुत डर लगता है, तो डरिए मत। और अब जो पेपर है उसमें एजर्शन और रीज़न के क्वेश्चन इन लोगों ने ना भर भर के रखा है, तो डर के आगे है जीत, और इसीलिए इसको समझा समझा के बता रही हूँ ताकि डरिए बिल्कुल भी नहीं। बस ये बड़े बड़े क्वेश्चन हमको देखने में लगते हैं, बाकी इनके आंसर बहुत ही ईजी होते हैं, बस समझने की देरी है, बस उस चीज़ को ना आपको बस निकाल लेना है। कैसे कि क्वेश्चन को बस इसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद अगर इसके वाई को, ये जो दिया हुआ है, अगर सेकंड भी रीज़न इसके वाई को कर रहा है कि ऊपर जो स्टेटमेंट दे दिया उसको ऐसा क्यों है या ऐसा किस लिए कहते हैं, तो बस ये दोनों सही हो जाएंगे। अगर नहीं एक्सप्लेन कर रहा है पर सही दोनों है, तो उसके बाद एज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप कर लेंगे। Children begin to get cues on how to behave in gender appropriate way from the stage of infancy only, मतलब जो बच्चे होते हैं, तो देखिए यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चिल्ड्रन बिगिन टू गेट क्यूज हाउ टू बिहेव इन जेंडर अप्रोप्रिएट, तो जेंडर और हमने पढ़ा हुआ है कि जेंडर क्या है भाई, जो एक सामाजिक संरचना है, समाज के लोगों द्वारा बताई जाती है। अब ये कह रहा है वेज फ्रॉम द स्टेज ऑफ इन्फेंसी ओनली। अब देखिए बहुत सारे लोग ना जो टैग वर्ड्स को बताते हैं कि भाई ये ओनली टैग वर्ड है, ये नॉट है या ऐसे है, तो वो ऑप्शन को देखते ही ना गलत कर देना। अब यहाँ अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर और एक नंबर तो चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इन्फेंसी ओनली तो लगा है, बट आपका क्वेश्चन का जो ये बात कह रहा है वो बिल्कुल सही बात कह रहा है। पेट में से तो आप बच्चे को सिखा नहीं सकते ना, जब कॉन्सेप्शन का टाइम है उसमें तो आप सिखाएंगे नहीं कि बेटा बड़े होके तुम इसी तरफ रहना, उसी तरफ रहना, ऐसी चीज़ें तो होगा नहीं। मतलब कि कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या करना है, किन खिलौनों से खेलना है, वो सारी चीज़ें कब बताई जाएंगी? जब आपके पास थोड़ी सी अक्ल आएगी। और अक्ल कब से आती है भाई? इन्फेंसी, 0 से 2 साल की उम्र पे। उसी एज में तो बच्चे को बताया जाएगा ना कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो बात तो ये सही कह रहा है, तो इसीलिए टैग वर्ड को जब भी पढ़ें तो बिल्कुल ये रामबाण की तरह रही कि नहीं ओनली लिख दिया तो गलत ही होगा। ठीक,
हमेशा कॉन्टेक्स्ट में, और ये नहीं कि ओनली देख लिया तो ये तो गलत ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछा है और बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि दिमाग कंसंट्रेट होना बेहद ज़रूरी है, फोकस्ड होना, अदरवाइज़ हम अगर थोड़ा भी गलत पढ़ते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के लिए संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। देखिए हिंदी में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, पढ़ेगा जो हिंदी में उसको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा कि जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो आपको जेंडर रोल, जिसको हम कहते हैं ना जेंडर रोल को टाइपिंग करना, जेंडर रोल टाइपिंग, वो इन्फेंसी में होगा, फिर चाइल्डहुड में होगा, फिर मिडिल उसमें होगा, फिर आगे आते आते एडोलेसेंस तक, इनफैक्ट लास्ट तक जो है लोग उस चीज़ को बताते रहते हैं कि तुम लड़की हो ऐसे बिहेव करो, तुम लड़के हो ऐसे कपड़े पहनो, तुम लड़के हो बाल मत बढ़ाओ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जेंडर रोल टाइपिंग, सोसाइटी कैसे हमको एक्सेप्ट कर रही है। ठीक, तो इस चीज़ को ये सही है। आइसोलेशन एंड डिप्राइवेशन ऑफ सोशल एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड कैन कॉज इररिपेरेबल डैमेज टू चिल्ड्रन। बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। भाई ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चा है बचपन में अगर वो उसको आइसोलेट रखा गया है, किसी वजह से वो आइसोलेशन में रहा है या सामाजिक जो एक्सपीरियंस है उससे डिप्राइव्ड रहा है, तो बच्चे के आने वाली पर्सनालिटी पर, आने वाली लाइफ पर उसका काफ़ी असर देखने को मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। अब ध्यान से समझिए, जो एजर्शन में, कथन में कहा इन्होंने, ये बात भी इनकी सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। जो रीज़न में इन्होंने बताया है, रीज़न को तो अभी नहीं देखेंगे, पहले हम इसको उसको देखते हैं, आपके पार्ट को कि ये कह क्या रहा है। तो ये जो इसने बात कही है ये बात भी गलत नहीं कही है, ये बात भी सही कही है, लेकिन बात दोनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। बट क्या इन्होंने इस बात का जेंडर रोल टाइपिंग के बारे में जो इन्होंने दिया है, क्या इसका संबंध कुछ इससे मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि आंसर आपका क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, तो बोथ ए एंड आर आर टू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ए एंड आर आर टू बट और इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो इतना टाइम लेकर के मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि चीज़ों को सीखिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। टीचर शुड डिटेल द असेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड टू द पेरेंट सो दैट, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावक को देना चाहिए। तो अच्छी बात है भाई, पेरेंट्स को देना चाहिए। अब क्यों देना चाहिए, अब आते हैं उस पर। The parent can correctly identify the label given to the child slow, intelligent, etc. अब इसलिए देना चाहिए ताकि जो माँ बाप हैं वो क्या कर सके, बच्चे को अच्छे से पहचान सके कि उनका बच्चा गधा है, पढ़ने में मंदबुद्धि है, बहुत तेज है। तो ये तो भाई बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लेबलिंग आपको बच्चे की नहीं करनी है। बच्चे की क्या, किसी की भी हमें लेबलिंग नहीं करनी चाहिए कि वो कैसा है। हो सकता है कि वो एजुकेशन के फील्ड में ना अच्छा हो, किसी दूसरे फील्ड में अच्छा हो। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हमारे देश में हम सोचते हैं कि जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है वो ही बहुत अच्छा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप घोड़ा, हाथी सबको एक ही पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। ठीक, और इसी के बेसिस पे हम इंटेलिजेंसी भी मापते हैं कि भाई कौन कितना जल्दी प्रश्न सॉल्व कर लेता है, कितना जल्दी लॉजिक लगा लेता है। ठीक, तो उसका कोई पैमाना नहीं है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस, और ये चीज़ हमें समझनी होगी कि वो सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये बिल्कुल गलत बात है। लेबलिंग इज़ वेरी बैड, ये बहुत आपका निगेटिव है बिल्कुल, तो इसको तो कभी भी नहीं करना। The parents can gain an understanding into what and how the children has been learning. अब ये बात थोड़ी अच्छी है कि अभिभावकों की अपने बच्चों के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जो पेरेंट्स हैं उनको ये समझ में आए कि उनका बच्चा किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है। अब यहाँ पर भी ना हमारे देश में क्या है कि लोग कैसे भी इसे होता है, अदरवाइज़ पेरेंटिंग भी एक बहुत टफ जॉब होती है कि बच्चे को समझना। मार्क्स इज़ नॉट एवरीथिंग कि बच्चा टॉप ही कर रहा है, उसकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। पहले अगर वो 2 मार्क्स लेकर आया था, अभी वो 4 लेकर आया, दैट मीन्स प्रोग्रेस हो रही है उसकी, अब वो धीरे धीरे होगी। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर बी पहले वाले से तो काफ़ी राइट है, तो बट हम 3rd और 4th को भी पढ़ेंगे। द पेरेंट्स कैन नो व्हाट ऑल देयर चिल्ड्रन कैन नॉट डू। अब बच्चे को कौन पेरेंट्स ऐसा कहेंगे कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता है, वो बताने के लिए टीचर आएंगी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। द पेरेंट्स कैन कंपेयर देयर चाइल्ड, तो ये भी गलत है, कंपैरिजन नहीं करना है। हालांकि पेरेंट्स करते हैं,
कि भाई उनका देखो तुम्हारे बगल वाले का इतना मार्क्स आया, तुम्हारा इतना क्यों नहीं आया। तो टीचर इसलिए बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कि आप कंपेयर करें, कंपेयर इज़ अ बैड थिंग। ठीक, आने वाले टाइम में आप लोग भी, जितने लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो भी एज अ पेरेंट बनेंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ आप पेडागोजी में पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको अगर हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो सोसाइटी में एक छोटा चेंज तो ज़रूर आ सकता है। तो इस बात को समझिए। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी इज़ योर बेस्ट। द पेरेंट्स कैन गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑन टू वॉट एंड हाउ द चाइल्ड हैज़ बीन लर्निंग। कैसे बच्चा लर्न कर रहा है, वो स्लो भी कर सकता है, वो बच्चे के ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सीख लेगा। ठीक। To ensure retention of student from socio-economically disadvantaged group, a teacher should सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब ऑप्शन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। Ensure that they take tuitions at home। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई कि बच्चे को ट्यूशन लेना चाहिए, कि वो घर पे ट्यूशन ले, तो ये बात बिल्कुल गलत है। Ensure that they are given a lot of recall based worksheet। रिकॉल करेगा बच्चा, रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट करेंगे आप? बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। ठीक, 2 ऑप्शन गए। Ensure that they do not lose interest in attending school। अब ठीक है कि टीचर को वहाँ पे रिटेंशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रिटेंशन की। क्वेश्चन में देखिए, रिटेंशन की बात कर रहा है। ठीक है, कि बच्चे को कैसे वो उसको जो है स्कूल में रहना है, तो कहीं ना कहीं उसका संबंध अटेंडेंस से तो है, कि बच्चे जो है वो स्कूल को अटेंड करने में इंटरेस्ट न लूज़ करें। ये ऑप्शन सही है कि बच्चे जो हैं उनकी रुचि कम ना हो। आप इस प्रकार से चीज़ों को पढ़ाइए, इस प्रकार से करिकुलम को बिल्डअप करिए कि उनका इंटरेस्ट स्कूल आने में रहे, कि नहीं मुझे आज स्कूल जाना है, आज मेरी मैम मुझसे डिस्कशन करने वाली हैं इस टॉपिक पे, आज मुझे स्कूल जाना है क्योंकि आज हमारे स्कूल में ये कॉम्पिटिशन होने वाला है, ये स्पोर्ट्स होने वाला है। तो मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि स्कूल में रिटेंशन ना हो, ठीक है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए, तो उनका इंटरेस्ट लूज होने से आपको बचाना होगा। एंश्योर दैट स्टैंडर्ड डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम इज फॉलो। तो ये होगा तो भाई कौन ही आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन दैट टेस्ट द स्किल ऑफ इवेल्युएशन। अब भाई मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण कौन करता है? ठीक, अब आपको यहाँ पे इवेलुएट करना है। इन व्हाट वे आर द बुक्स यू रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेद। आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न? क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसमें आपको क्या मापन करना है? इवेलुएट करना है, स्किल ऑफ इवेलुएशन को टेस्ट करना है। ठीक। डिफाइन आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी को जब भी बच्चा डिफाइन करेगा तो वो तो आपका क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। What metals did people in हड़प्पा? तो भाई जो मेटल को यूज़ किया होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो मेटल्स थोड़े हम बदल देंगे। अगर उन्होंने कॉपर कॉपर यूज़ किया तो कॉपर ही लिखेंगे हम, ऐसा नहीं है कि उसमें प्लेटिनम गोल्ड सब कुछ ला देंगे। तो वो भी फिक्स्ड है। ये भी आपका क्वेश्चन क्या है? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्लोज्ड है, आर्कियोलॉजी भी डिफाइन करेंगे तो एक फिक्स्ड डेफिनेशन ही आप देंगे, अपने से कुछ एड ऑन नहीं कर रहे हैं। When was the site of हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? कब खोजी गई थी भाई? तो 1921 में खोजी गई थी। ठीक, तो ये भी आपका फिक्स्ड क्वेश्चन है। अब 1921 में ही पहली खोजी गई थी, अब आप उसको ले जाके 1780 नहीं कर सकते। बट इसमें जो पहला आपका ऑप्शन है, इन वॉट वे द बुक्स यू रीड टुडे इज डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेद, इसमें वेराइटी ऑफ आंसर हमें देखने को मिल सकते हैं। हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग बोलेगा, तो सही ऑप्शन आपका जो है क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, यही आपका सही है। ठीक। Here is the last question. In order to promote and facilitate education, which of the following set of measures have been proposed under Right of Person with Disabilities Act RPWD, जो आपका 2016, पहले ये जो आपका था वो क्या था? सिर्फ और सिर्फ था PWD। क्या था? PWD एक्ट 1995 का था। बट उसके बाद इन्होंने जो है इसको रिफॉर्म किया, RPWD हुआ। कब हो गया? 2016 में। 2016 में इसको रिफॉर्म किया गया, RPWD राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। पहले 1995 वाले में सिर्फ और सिर्फ 7 जो है डिजीज़ को यहाँ पे रखा गया था, और यहाँ पे 21 डिजीज़ को जो है इन्होंने इंक्लूड किया था। ये बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब आते हैं, देखते हैं। कंडक्ट सर्वे ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एवरी 5 ईयर। तो जो ये RPWD है वो क्या काम कर रहा है? ये क्वेश्चन में पूछा किस समूह को प्रतिपादित कर रहा है? तो क्या ये लोग सर्वे कराते हैं हर 5 साल में? क्लियर? तो ये बात भी सही है, क्योंकि जो आपका RPWD है वो कहता है कि विद्यालय में जाने वाले जो बच्चे हैं ना, वो हर 5 साल में उनका सर्वेक्षण करना है हमको। ठीक, पहला वाला सही है।
ठीक बात कह रहा है। इंश्योर यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम सिस्टम फॉर ऑल, तो ऐसा तो हम कभी भी नहीं कहते हैं, क्योंकि एजुकेशन इंक्लूसिव है, समावेशी है, तो यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम सिस्टम सबके लिए नहीं हो सकता। तो ये तो ऐसे ही गलत है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है RPWD तब भी आप इसको बता देंगे। प्रोवाइड बुक्स, अदर लर्निंग मटेरियल, एप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइसेस, तो भाई ये तो प्रोवाइड करते हैं, हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में भी फ्री में बुक्स, यूनिफॉर्म्स, इनफैक्ट जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनके लिए व्हील चेयर, ये सारी चीज़ों को भी अब अवेलेबल कराया जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत नहीं है, सही है। use of appropriate augmentative and alternative modes of communication, just because your teaching is whole the teaching education कैसा है, inclusive है, तो आप अलग अलग mode of communication provide कराएंगे, ये भी ऑप्शन एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है सिर्फ और सिर्फ वो हमें निगेटिव दिखा है, तो हम इसमें खोज लेते हैं, सेकंड जहाँ जाए उसको कट कर दीजिए। तो पहला ये इसमें नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन सही है। 1, 3rd एंड 4th, इसमें भी आपका देखिए सेकंड है, तो सेकंड जिसमें है उसको छोड़ दीजिए, बाकी 1st, 3rd एंड 4th ये आपका ऑप्शन सही है। अब देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन में जैसे काफ़ी बार होता है कि हम सोचते हैं कि इतना बड़ा दिया, हमें तो पता ही नहीं कि RPWD है क्या, हम तो पढ़ के ही नहीं आए थे। अब ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपने RPWD भले नहीं पढ़ा था, लेकिन आपने ये तो पढ़ा था ना कि स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम का प्रयोग नहीं करना है, ये चीज़ आपने हर जगह पढ़ी है। तो बस सेकेंड जिस ऑप्शन में दिया है उस ऑप्शन को क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक, सेकंड जिस ऑप्शन में दिया है, तब भी देखिए आपका आंसर तुरंत एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए सेकंड पहले में दिया है, इसको एलिमिनेट करिए, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, तो बचा कौन सा, तीसरा। तो कभी भी क्वेश्चन को स्किप करने से पहले या फिर थोड़ा सा जो है दिमाग को कंसंट्रेट करके ये देखा करिए, अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है फिर भी उसको एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करिए। तो चलिए आज हमारे ये टॉप 15, 16 जितने भी क्वेश्चन हो गए, इसके बाद जो है मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ जो मैं चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिस चीज़ को मैं प्रैक्टिस के थ्रू कराने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ वैसे ही समझ में आए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 2 चीज़ ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम है उसको समझना, उसके बाद उसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की यहाँ पर वैलिडिटी है। ऑप्शन चेंज हुआ वो क्वेश्चन बदल जाएगा एज इट इज़। तो आपके पास खुद का जो है बस ब्रेन है वही साथ में जाएगा, और उसी को मजबूत करने की कोशिश करिए। नोट्स और बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में मत पड़िए, ये चीज़ है। ठीक, तो चलिए कोई भी अगर डाउट है तो उसको आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको सॉल्व करने की। लेक्चर कैसा लगा उसको भी आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो राजर्षि क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इतना वीडियो देखिए, अगर आपने पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।